We'll go ahead with next question. We will go ahead with next question. Example 9.13. The pocket microscope used by a student consists of eye lens. कितने लेंस है? एक लेंस है, आए 6 नहीं है वो. तो पॉकेट माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. तो जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऑल्सो कीप ऑन वेरीफाइंग कि डेटा करेक्ट है कि नहीं. क्या यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में दो लेंस होना मतलब कौन सा माइक्रोस्कोप है? सिंपल की कंपाउंड. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव के पास में लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जिसमें से तुम देखते हो वो आई लेंस होता है. और इफ यू रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर, मैंने डिटेल थ्योरी बताया था और बोला था मैंने आपको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड स्मॉलर ऑफ स्मॉल एपर्चर. फोकल लेंथ भी स्मॉल है और एपर्चर भी स्मॉल है. फोकल लेंथ स्मॉल है किसका? ऑब्जेक्टिव का. और आई लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस होते हैं उसमें से एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव जिसके पास में ऑब्जेक्ट रखा होता है, दूसरा होता है आई पीस जिसमें से तुम देखते हो. आई पीस को आई लेंस भी बोलते हैं. इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ एंड द आई लेंस इज ऑफ लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुमको पहले बोला है आई लेंस का फोकल लेंथ कितना? 6.25 और ऑब्जेक्टिव का कितना? 2. तो करेक्ट है कि नहीं? यस. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होना चाहिए और आई लेंस से ज्यादा होना चाहिए. करेक्ट है. एट माइक्रोस्कोप लेंथ, अभी माइक्रोस्कोप लेंथ का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप लेंथ, मतलब ट्यूब लेंथ. कितना ट्यूब लेंथ है? 15 सेंटीमीटर. द फाइनल इमेज अपीयर्स बिगेस्ट. जो भी फाइनल इमेज बना इट अपीयर्स बिगेस्ट. अब ये भी पता होना चाहिए कि फाइनल इमेज बिगेस्ट कब दिखता है? when the final image is formed at DDV. when the final image is formed at DDV. estimate distance of the object from the objective and magnifying power of the microscope. ठीक है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से बहुत लोगों को थ्योरी ही याद नहीं है, which is true. तो इसलिए मैं वापस एक बार बता देता हूँ माइक्रोस्कोप का थ्योरी. और अभी ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद के कोई भी क्वेश्चन माइक्रोस्कोप के सॉल्व नहीं कर पाओगे. दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव. दिस इज ऑब्जेक्टिव. इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका साइज स्मॉल होता है, उसका फोकल लेंथ भी कम होता है. दूसरा है आई पीस. आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर. ये दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है. रिमेंबर दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस. This is optic center of objective, this is optic center of eyepiece, this is focus of objective and here somewhere over here this is a focus of eyepiece. eyepiece के फोकस को मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका काम. Object is near the objective, so you have an object over here, we'll give it some name, let us say AB. और आपको यहाँ पे पूरा टेबल याद होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन का. अगर वो टेबल याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का टेबल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डेफिनेशंस उल्टे हैं. रियल इमेज फॉर मिरर इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड. और लेंस के केस में रियल इमेज इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, विच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड. थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज सेम साइड पे नहीं बनना चाहिए. सेम साइड पे बन गया तो वर्चुअल इमेज होता है. क्या होता है? वर्चुअल, क्योंकि लेंस है. अपोजिट साइड पे बनना चाहिए. बोलोगे क्यों अपोजिट साइड पे? प्रॉब्लम ये था कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होने की वजह से सिंगल लेंस से हमारा काम नहीं हुआ. जितना हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए था सिंगल लेंस उतना मैग्नीफाई कर नहीं पा रहा था. इसके लिए तुमने दो लेंस यूज किए थे. अब अगर वर्चुअल इमेज बन जाता, वर्चुअल इमेज बन जाता, वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ लेंथ इज ऑन द सेम साइड, तो यहीं पे बन जाता. अगर यहाँ बन जाता तो आई पीस को तो चांस ही नहीं मिला ना वापस मैग्नीफाई करने का. इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर रियल इमेज शुड बी फॉर्म एंड यू शुड नो रियल इमेज सिर्फ तब बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस. याद है क्या?
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, रियल इमेज, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एट सी, रियल इमेज। और बाय द वे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज होता है पॉइंट डिमिनिश्ड, मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा दिख रहा है, पॉइंट जैसा दिख रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड सी इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब इमेज का साइज छोटा है कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट का साइज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी एट द सेंटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सेम साइज। तो हमको वो भी नहीं चलेगा। अब बचा क्या फिर? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बराबर। बिटवीन सी एंड एफ का मतलब ये भी होता है कि फोकस के पीछे होना चाहिए। बिटवीन सी एंड एफ मतलब बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, तो फोकस के पीछे रखोगे। तो दैट इज द लोकेशन वेयर इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल भी चाहिए, मैग्नीफाइड भी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रखना पड़ेगा, बराबर। तो इसका एक रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज लेंस के केस में अपोजिट साइड पे होता है, तो यहाँ कहीं तो समवेयर ओवर हियर, somewhere over here, somewhere over here, you will see an image is formed of the object। और ये जो इमेज है वो दिख भी रहा होगा, वो मैग्नीफाइड है। तो A1 B1 is the image formed by objective, AB was the object for objective, तो ये है UO और ये हो गया VO, दिस इज VO, बराबर, पक्का पक्का। अब सेकेंड लेंस अपना काम करेगा। सेकेंड लेंस के लिए जो ये A1 B1 है, जो इमेज था किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव ने। यही इमेज आई लेंस के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जानबूझ के ऐसा एडजस्ट करते हैं such that this A1 B1 is between ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। यहाँ पे फोकस के पीछे था, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में बनता रहता है तो क्या होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो A1 B1 है इसका एक इमेज बन गया A2 B2 विच इज वर्चुअल, क्योंकि A1 B1 जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट था वो लेफ्ट में था और इमेज भी आई पीस के लेफ्ट में बना, सेम साइड पे बना, तो कौन सा इमेज? वर्चुअल। कौन सा इमेज? वर्चुअल। बाय द वे ये इमेज डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस VE। और बाय द वे यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? आई पीस के लिए, UE, बराबर। दैट वाज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ रे डायग्राम फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो VO प्लस UE इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ या फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ या फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये डायग्राम पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। द पॉकेट माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ आई लेंस और फोकल लेंथ। तो जो आई लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है, तो मैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को FE बोल देता हूँ, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 2 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? एट माइक्रोस्कोप लेंथ, एट माइक्रोस्कोप लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? VO प्लस UE, VO प्लस UE ये कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज अपीयर्स बिगेस्ट। अब फाइनल इमेज अपीयर्स बिगेस्ट, इसके लिए तुमको फिर इक्वेशन याद होने चाहिए, तो थोड़ा सा इक्वेशन याद दिला देता हूँ। जब तुम सिंगल लेंस यूज करते हो, सिंगल लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वाज D/U। याद आ रहा है? कल भी बताया था, D/U। सही है। इसी D/U को तुम लिखते हो D/V प्लस D/F। क्या लिखते हो? D/V प्लस D/F। ये था मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला, D/V प्लस D/F। अब हम लोग दो स्पेशल केसेस लेते हैं। नंबर 1 हम लोग बोलते हैं कि इमेज DDV पे बन सकता है या DDV से इंफिनिटी पे कहीं भी बन सकता है।
डीडीबी से कम पे बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डीडीबी से कम पे बनेगा तो दिखेगा नहीं। वही तो प्रॉब्लम था ना, यू कैन नॉट ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन डीडीबी। तो जो इमेज बनेगा वो भी डीडीबी से ज़्यादा डिस्टेंस पे बनना चाहिए। ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, या तो डीडीबी पे या फिर इन्फिनिटी पे। तो हमने दो स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। पहले केस में बोला था इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीबी, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीबी मतलब v इक्वल टू डी, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, d बाई डी प्लस डी बाई एफ, तो 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता तो क्या आता, d बाई इन्फिनिटी प्लस डी बाई एफ। व्हाट इज डी बाई इन्फिनिटी, जीरो। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, डी बाई एफ, एंड एट डीडीवी 1 प्लस डी बाई एफ। दोनों में से बड़ा कौन है, 1 प्लस डी बाई एफ। मतलब image formed is biggest when it is formed at DDV, when it is formed at, कौन सी इमेज की बात चल रही है, फाइनल। कौन सी इमेज की बात चल रही है, कौन सी इमेज की बात चल रही है, कौन सा, फाइनल इमेज में डिस्टेंस क्या है, तो v की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर, दैट इज DDV। तो हर चीज तुमको बताएंगे नहीं, थोड़ा तुमको भी सोचना है कि v की वैल्यू 25 क्यों लेना है, क्यों, सिंस the image appears biggest, और कौन सा इमेज, फाइनल इमेज, since the final image appears biggest, therefore the image must be formed at DDV, the image must be formed at DDV, must be formed at DDV. So therefore you can say final image distance is equals to DDV distance, और वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब तुमको डायरेक्टली वैल्यू देने की जगह पे घुमा घुमा के बताया, 25 सेंटीमीटर यूज कर लो। अब आगे क्या बोला है, एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब यूओ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फाइंड करना है यूओ, ठीक, गुड। अब यूओ कैसे फाइंड करोगे, डू यू रिमेंबर लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेंस फॉर्मूला मतलब लेंस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। मैं लिख देता हूँ। तो यू फाइंड करना है, तो यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मतलब तुमको अगर यू फाइंड करना है तो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, एफ और यू। उसमें से एफ तो दिया है, कितना दिया है, 2, बराबर। क्या नहीं पता, तो वीओ फाइंड करना पड़ेगा। अब वीओ कैसे फाइंड करते हैं, तो ये इक्वेशन तुम्हारे काम का है। आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के पूछा है कि तुमको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगी तो गए गए गए। तो वीओ क्या मिल जाएगा यहाँ से, 15 माइनस यूई। अब यूई नहीं दिया तो पहले यूई फाइंड करो। अब यूई कैसे फाइंड करोगे, यही फॉर्मूला और एक बार यूज करोगे, 1 बाय एफ ई इक्वल्स टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यूई। अब क्योंकि यूई फाइंड करने के लिए एफ ई चाहिए था जो दिया था, और क्या चाहिए था, वी जो दिया नहीं था, हमने समझ के लिया, कितना है 25। इसलिए ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दे आर रियली इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग है ना। सिंपल सिंपल तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा अच्छा करेंगे। एंड क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर, एंड मैग्नीफाइंग पावर, ठीक। लेकिन वेट, फाइनल इमेज कहाँ बना, तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी। तो अगर आपको याद होगा, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी इक्वल्स टू FO अपॉन FO माइनस UO 1 प्लस D बाय FE। याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा, नोट्स देख लो नोट्स देख लो। माइक्रोस्कोप में आखिरी के 2 लाइंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आखिरी के 2 लाइंस, टेलीस्कोप से ऊपर, टेलीस्कोप टॉपिक के जस्ट ऊपर 2 फॉर्मूला है क्या, 2 फॉर्मूला,
उसमें से एक है मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फाउंड एट डीडीवी, क्या लिखा है वहां पे? हाँ, माइनस एफ ओ अपॉन, हाँ वेट, यू ओ माइनस एफ ओ ना, तो मैंने एफ ओ माइनस यू ओ लिखा, बराबर है। मतलब सिर्फ क्या है, माइनस साइन लिखूंगा तो पहले कौन लिखूंगा, यू ओ, तो मैं माइनस साइन नहीं लिखता हूँ, तो बराबर है क्या। और इनटू क्या है, 1 + d/fe, बराबर है। गुड, तो फॉर्मूला तो याद होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो गुड, तो ठीक। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मैंने आपको नोट्स दिए, मैंने नोट्स में सिर्फ डिनोमिनेटर में UO माइनस FO लिखा है, तो फिर बाहर एक माइनस साइन लगाया है, डजंट मैटर, कीप इट लाइक दिस। गुड, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूलाज रेडी। अब एक एक करके जाएंगे सॉल्यूशन पे। वेल बाय द वे, एक चीज याद रखना, पूरे ऑप्टिक्स में बिना साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते। हमने अब तक साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिस्टेड है, दीज आर जनरल फॉर्मूलाज। अभी हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, बट याद रखो एक एक करके आपको सॉल्व करना है। अगेन क्या फाइंड करना है, यूओ फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एफओ और वीओ। एफओ दिया है, वीओ पता है क्या, नहीं। वीओ कैसे मिलेगा आपको, 15 माइनस यूई, तो पहले क्या फाइंड करोगे, यूई, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यूई, लेकिन यूई से पहले क्या चाहिए, वीई, वो हमने फाइंड कर लिया क्या, यस। तो स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा आपको, नहीं तो सीक्वेंस गलत, अटक जाओगे बीच में ही। तो वापस बता रहा हूँ, क्या फाइंड करना है, यूओ। यूओ फाइंड करने के लिए एफओ और वीओ पता होना चाहिए। एफओ पता है क्या, 2 सेंटीमीटर, वीओ पता है क्या, नहीं। तो वीओ फाइंड करो पहले। वीओ कैसे फाइंड करोगे, 15 माइनस यूई, तो यूई पता है क्या, नहीं, तो पहले यूई फाइंड करो। तो वी विल स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला यूजिंग 1/fe इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। और तुमको मैंने बताया था कि जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड पे लाओ, लाया क्या, यस। गुड, क्लियर है यहाँ तक, यस। अब इसके बाद तुम साइन कन्वेंशन यूज करो उस पैरामीटर के लिए जो पैरामीटर तुमको फाइंड नहीं करना है, उसके लिए कन्वेंशन यूज होंगे, और जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन यूज होंगे क्या, नहीं। तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, UE फाइंड करना है तो डू नॉट यूज साइन कन्वेंशन फॉर यू सफिक्स ई। नाउ फोकल लेंथ, दोनों लेंस कौन से थे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव रहेगा। बचा अभी VE। इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली, VE इज टू द इज टू द इज टू द गलत। VE आई पीस से मेजर होता है, क्योंकि E है, मतलब ये आई लेंस का है, तो आई लेंस के लेफ्ट में है, किसमें है, लेफ्ट में है। ऑब्जेक्टिव का काम A1 B1 बना के खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए कन्वेंशन यूज करना है तो सिर्फ UO FO VO। जब तुम VE फाइंड कर रहे हो या UE फाइंड कर रहे हो या फिर FE फाइंड कर रहे हो, तो आई लेंस का सोचो अब। तो आई लेंस से इमेज बना कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो VE की वैल्यू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, नेगेटिव। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज गलत हुआ सारा क्वेश्चन गया। तो VE शुड बी नेगेटिव। और इसके लिए मैंने कल और परसों के लेक्चर में आपको बताया था कि जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स करने वाला हो, सो दैट तुम मत करो, बराबर। तो अभी बताओ क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, हाँ, FE को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो 1/UE इक्वल्स टू, माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाल ली, 1/VE प्लस 1/FE। अब यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो कि सही है कि गलत है, बता दो कैसे। UE वॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, पक्का। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट A1 B1 है और वो लेफ्ट में है क्या, हाँ, तो नेगेटिव आना चाहिए क्या, हाँ, तो नेगेटिव आया क्या, हाँ, तो करेक्ट है। 1/UE इक्वल्स टू माइनस 1/25। व्हाट इज फोकल लेंथ फॉर आईपीस, 6.25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि तुम फिर कैलकुलेशन बहुत कंफ्यूजिंग कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6.25 प्लस 25 अपॉन 25 इंटू 6.25, नो 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 नो। व्हाट इज 6.25 इंटू 2, 12.5। व्हाट इज 6.25 इंटू 4, 25। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4,
4/25 इज 1/6.25। डिनोमिनेटर सेम है क्या? हाँ सेम है, यस। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो मैं नंबर्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म लिख सकता हूँ क्या? यस। 1 + 4 is 5, 5/25। तो व्हाट इज UE? -5, -5, 1 और 5, -5 आ गया। तो माइनस आना ही चाहिए था, आ गया, हो गया। तो UE तो मिल गया। अब UE मिल गया, अब UE से आपको क्या मिलने वाला था? VO। क्या मिलने वाला था? VO। देयरफॉर VO इक्वल्स टू 15 माइनस UE। सही है? हाँ कि ना? यस और नो? पक्का? हाँ, अभी उस पे ही आना था हमको, साइन कन्वेंशंस। यूजिंग साइन कन्वेंशंस, रुको रुको रुको, समझेगा तुमको, समझेगा, वेट। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूं तो UE क्या लूंगा? क्या लूंगा? माइनस। क्या लूंगा? माइनस। तो 15 प्लस UE बन जाएगी कि नहीं? बनेगा ना? 15 + 5 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे भी अगर गलती हुई, चेक करेंगे हम लोग। तो चेक कैसे करोगे? इफ यू से VO is 20, VO is 20, VO is 20। तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला VO is 20। VO क्या था? इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? 15। कितना? कितना? 15। कितना? 15। कितना? इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये जो इमेज है A1 B1 वो आईपीस के पीछे बना, क्योंकि तुम बोल रहे हो 20 सेंटीमीटर पे आया, बराबर। तो व्हाट यू आर सेइंग इज ये 15 है, ऑब्जेक्टिव से आई पीस का डिस्टेंस 15 है, और तुम मुझे बता रहे हो कि VO 20 है। कितना है? मतलब सीधा आई पीस के बाहर बना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कन्वेंशंस यूज करने हैं क्या? नहीं। अब बोलोगे ऐसा कैसा, कहीं यूज करने कहीं नहीं करने। तो एक काम करेंगे, पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, चेक करेंगे आंसर सही आ रहा है क्या, फिर देखेंगे। तो VO इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो कितना हो गया? 10। अभी एक्सेप्टेबल है क्या? यस। अब इसके लिए कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, उसमें नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारा हाइट नेगेटिव आता है क्या? व्हाट इज योर हाइट? द डिस्टेंस बिटवीन योर फुट टू योर हेड, है ना? What is length of microscope? Distance between objective and eyepiece. What is your height? Distance from your foot to your head. So is your height negative by any chance? नहीं ना? तो length is never negative, तो वो तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए वहाँ कन्वेंशन यूज नहीं की। फिर भी पूरा आंसर तक वेट करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे, डोंट वरी, विल वेरीफाई। तो VO कितना मिल गया? 10। 10 मिल गया, ओके। VO की वैल्यू आ गई 10। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? यू। गुड। तो तो अब यूज करेंगे हम लोग पहला फॉर्मूला, 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। तो 1/UO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/FO। फिर वापस से यूज करेंगे साइन कन्वेंशंस। 1/UO इक्वल्स टू 1/+VO प्लस क्यू, ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में इमेज बना, -1/+FO, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए पॉजिटिव। अब ये आ गया 1/UO इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VO? 10 माइनस FO कितना था? 2। कितना था? 2। कितना था? 2 था ना? तो मैं ऐसा करता हूँ 1/10 माइनस 5/10। 1/2 मतलब 5/10, पक्का ना? तो 1/UO इक्वल्स टू -4/10। हाँ हाँ, तो 1 और 2.5 सा, तो UO कितना आया? -2.5। माइनस आना चाहिए था, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट में है। और 2.5 करेक्ट है कि नहीं? हाउ डू यू नो? मैंने अभी बोला, डायग्राम से समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पीछे है। व्हाट इज फोकल लेंथ? तो 2 से तो बड़ा ही आना चाहिए था। बड़ा आया? यस। नेगेटिव आया? यस। तो शायद हमारा आंसर करेक्ट है, शायद। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं, आखिरी में चेक करेंगे। अब ये हो गया, टेक्स्ट बुक से वेरीफाई करेंगे ना हम लोग, डोंट वरी।
सॉल्व एग्जाम्पल है ना, हाँ तो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम। यू आ गया, अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द image is formed at DDV? FO upon FO minus UO into 1 plus D by FE। FE O नहीं, O सिर्फ पहले टर्म में होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरे टर्म में कौन होता है, E। वापस से using sign conventions, magnifying power when the image is formed at DDV equals to FO will be positive क्योंकि convex lens था, और UO will be negative क्योंकि object is to the left of objective। D by FE, FE will be positive क्योंकि convex lens था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, FO upon FO plus UO 1 plus D by FE। Okay, what is FO? 2, 2 plus 2.5, 2 plus 2.5, 1 plus 25 अपॉन 6.25, तो ये आ गया 2 अपॉन 4.5, 1 प्लस 1 जा एंड 4 जा, तो 4, ठीक। तो 2 इंटू 5 अपॉन 4.5 मतलब 10 अपॉन 4.5, 10 अपॉन 4.5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना आंसर। तो 10 अपॉन 4.5, 10 डिवाइडेड बाय 4.5, 2.2222, तो 2.22 इज द मैग्नीफाइंग पावर। रुको 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 भाई, नहीं चेक करेंगे, चेक, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी चेक। तो लेट अस चेक, कौन सा एग्जांपल है ये, 9.13। गुड, सो we'll check the values in this case। एक मिनट, it takes little bit of time to load। yes, बड़बड़ नहीं, नो बड़बड़। 9.13, अच्छा 59.13 हो गया तो ओके, आ गया, वेरी गुड। तो लेट अस चेक एक एक करके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, हाँ क्या, यूई, यूई कितना आया, 5। चलो वेरीफाई कर लो, लेट्स वेरीफाई, नो प्रॉब्लम। तो हमने सबसे पहले फाइंड किया है यूई, कितना आया, 5, कितना आया, 5, 5 आया ना, यस 5 आया, हाँ -5 आया, ठीक है, ठीक है। इनका भी कितना आया, 5। सिर्फ इन्होंने क्या लिखा है, मॉड। यू अंडरस्टैंड मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि आगे मॉड यूज करना है। तो 15 माइनस 5, तो व्हाट इज वीओ, 10। वीओ कितना है, 10, तो हमारा भी वीओ कितना आया, 10, बराबर, गुड। देन उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, क्या फाइंड किया, यू, यू कितना आया था हमारा, 2.5, बट मैग्नीफाइंग पावर इनका क्या आया है, हमारा क्या आया है, 2 पॉइंट। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, उसका भी रीजन है। इनका फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, MO प्लस ME। तो डू यू ऑल्सो रिमेम्बर, तुमको याद है क्या, हमने मैग्नीफाइंग पावर के 3-4 फॉर्मूला देखे थे, उसमें से एक फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर, मैग्नीफाइंग पावर, if you remember, it is magnification produced by objective into magnifying power of eyepiece। Do you know what is the magnification of objective or any lens? Magnification का formula कौन सा है, image size upon object size या फिर image distance upon, अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो याद होगा वो। VO by UO, क्यों, क्योंकि मुझे VO पता है, UO पता है, अभी तो फाइंड किया ना, कितना आया 2.5, और VO कितना आया था, अरे VO भी तो फाइंड किया ना, 10, तो पता है। और एट DDV क्या होता है, 1 प्लस D बाई एट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, ठीक, गुड।
हाँ, अभी कन्वेंशन यूज करने कर सकते हो, VO विल बी पॉजिटिव, UO विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा आपका। व्हाट इज VO? व्हाट इज VO? 2.5, 1 प्लस 25 अपॉन 6.25, ये कितना है, 1 और 4, तो कितना हो गया 5, तो -10 इंटू 5 अपॉन 2.5, तो 1 और 2, तो कितना आया -20 आया। फिर हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? Why are we not getting the same answer using this formula? Why not? तो ये फॉर्मूला से आंसर तो सेम आना चाहिए, ये टर्म तो सेम है, प्रॉब्लम है यहाँ FO2 है, 2 है, FO माइनस VO प्लस हो गया, ये 2 प्लस 2.5 हो गया, तो कितना हो गया 2/4.5, तो why are we not getting the same answer using this formula? तो अभी जो मैं बता रहा हूँ जानबूझ के मैं कंपेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक को और इसको, इट इज़ ऑन इंटेंशन। कब क्या यूज़ करना है समझ लो। अब कुछ बेसिक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा जो यू शुड नोटिस। इन्होंने हर जगह पे मॉड वैल्यूज फाइंड की है, तो हम मॉड वैल्यूज हर जगह पे फाइंड नहीं करने वाले, हम लोग तो वही फाइंड करेंगे जो आंसर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, यूई। हमारे यूई की वैल्यू क्या थी -5, विच इज करेक्ट, उनका प्लस है क्योंकि मॉड लिखा है, तो दिस इज करेक्ट। अब एक क्यों लिखा मैंने ऐसा, फॉर यू टू कीप चेकिंग कि जो तुमने डायग्राम ड्रॉ किया उसके हिसाब से बराबर आ रहा है कि नहीं। यूई आई लेंस के लेफ्ट में होना चाहिए था, हाँ है, तो बराबर है, यस तो करेक्ट है। -5 होना चाहिए था, है। उसके बाद क्या फाइंड किया तुमने, वीओ। अब वीओ में मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता था, क्योंकि माइनस लिखना मतलब, सॉरी मॉड लिख सकता था, मॉड लिखना मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लेना। तो क्यों नहीं पता है, क्योंकि तुमको लॉजिकली पता होना चाहिए लेंथ नेवर नेगेटिव, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो यहाँ पे कन्वेंशन यूज नहीं होते। होते हैं क्या, नहीं, गुड। तो अगली बार से मॉड लिखो मत लिखो, लेकिन जहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब है वहाँ पे कन्वेंशन यूज नहीं करने पड़ते। देन यू हैव यूओ, उनका भी 2.5 था, हमारा -2.5 था, मैंने माइनस क्यों रखा, फॉर यू टू चेक ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट में है। अब ये मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो मैंने चेंज क्यों किया, उसका भी रीजन है। ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब आपके पास वीओ यूओ दोनों की वैल्यूज है, थी ना हमारे पास, थी ना। अरे तो तुम यूओ तो फाइंड ही किए और वीओ फाइंड किए, और कभी कभी क्या होता है ना कि फोकल लेंथ दिया होता है और यूओ डायरेक्ट दिया होता है, तो यू यूज दिस फॉर्मूला, गुड। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या, यस नो, नो। तो जब यूज करना है तब देखेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वीओ बाय यूओ, फिर बाद में कन्वेंशन यूज कर लेंगे हम लोग, और हमारा आंसर माइनस क्यों आया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस, अरे मैग्नीफाइंग पावर का लेफ्ट साइड और राइट साइड के साथ क्या मतलब है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के कंपेरिजन में कितना बड़ा है, 20 टाइम्स बड़ा है। और माइनस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज कहाँ बना, तो माइनस का मतलब होता है इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो उसका इमेज उल्टा बनने वाला है, कैसा बनने वाला है, गुड, डन। So I told you earlier also, I am telling you again, हर चीज किसी की मान लेना इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू वेरीफाई बाय योरसेल्फ आल्सो। पहली बात तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो करेक्ट है, तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्यों नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, तुमको याद है फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, एफ अपॉन एफ ओ माइनस यूओ 1 प्लस डी बाय एफ, ऐसे लिखा था ना मैंने, हाँ। और मैं तुमको बोला था कि तुम अगर नोटिस करोगे तो सेकेंड वाला ब्रैकेट दोनों में सेम है ना, 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई
FE, मतलब ये वैल्यू तो 5 आने वाली है, ये 5 है, ये भी 5 है। अब ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, तुम यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम है। और ये सब क्यों करना पड़ता है? जस्ट टू टेल यू द पावर्स ऑफ साइन कन्वेंशन। अगर याद होगा तो, मतलब थ्योरी देखा होगा तो, ये फॉर्मूला तुमने बनाया ही था आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन। मतलब तुमने इसमें यूओ को पहले से नेगेटिव लेने के बाद ये फॉर्मूला बना था, इसलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। हमने पूरा डेरिवेशन करते हुए बीच में स्टेप्स आए थे, चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू वेरीफाई, नोट्स में है। हमने जब ये फाइनल फॉर्मूला लिखा था उससे पहले ही हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, ये थे ना। तो तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो यूजिंग साइन कन्वेंशन, वापस यूओ को क्या लिख रहे हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? तो ये जो फॉर्मूला है ये साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही तो बना था। अगर वापस करोगे तो बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो फिर आंसर गलत आएगा। अब देखो ऐसा है, अभी नहीं करता हूँ यूज। व्हाट इज एफ? 2/2 माइनस 2.5। 1 प्लस डी की तो 25 वैल्यू है, ये तो 6.25 ही है, तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस 0.5। और ये कितना है? अरे कितना है ये? 5। कितना है ये? 5। 5 है ना? वेरी गुड, गुड 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 गुड। 1 जा एंड 10 जा, तो आंसर कितना आया? -20। कितना आया? सेम है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये याद रखना पड़ता है यहाँ पे कि ये कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला डिराइव किया है, मतलब कन्वेंशन ऑलरेडी आर यूज। अब हर बार क्या याद करेंगे क्या? वो वाला फॉर्मूला कन्वेंशन के साथ था। इसलिए मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारे पास वीओ और यूओ पहले से हो तो सीधा ये यूज कर लो। यहाँ पे गड़बड़ कम होगी, एट द मोस्ट क्या गड़बड़ होगी कि तुम माइनस नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे? प्लस। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी? प्लस। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू +20 या -20, मतलब तो नहीं चेंज होने वाला ना, आंसर तो सेम है, राइट? तो अगर आपके फाइनल आंसर में सिर्फ प्लस माइनस का गड़बड़ है तो चल जाता है, लेकिन आंसर ही अलग है तो नहीं चलता है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे प्लस लिखा तो ये 4.5 बन गया, और जब 4.5 बना तो वो हो गया 2.22, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे तुमने अगर माइनस साइन नहीं भी लिखा होता, आंसर विल स्टिल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका कुछ साइज होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर मतलब वो ऑब्जेक्ट कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इट विल अपीयर? 20 टाइम्स। इसलिए आई नॉर्मली रिकमेंड कि तुमको अगर वीओ यूओ पता है तो ये यूज कर लो, क्योंकि वहां तुम यूज करने गए तो गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि यू मे नॉट बी रिमेम्बरिंग कि तुमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही डिराइव किया था। तो ये वाला आंसर इज सेम। याद रहेगा? पक्का? श्योर? गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.14। वापस एग्जाम्पल 14 लिख दिया इधर। 9.14, 9.14, एग्जाम्पल 9.14। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 मीटर है। अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है पता होना चाहिए, बताता हूं मैं। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 1.05 मीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, एफई फाइंड करना है, एंड मैग्नीफाइंग पावर अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब जिनको नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं पता, हमने जो टेलीस्कोप का इक्वेशन डिराइव किया ना, डिराइव किया है क्या? तो उसमें हमने क्या लिया था? हमारे पास ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, और टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में ये बेसिक डिफरेंस है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आई लेंस छोटा होता है, राइट? मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज एंड दैट ऑफ आईपीस इज स्मॉल, करेक्ट? सिंपल माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है। अब याद रखने का तरीका होता है कि ऐसा क्यों। माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज करोगे तुम? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए।
वो तुम्हारे बहुत पास में है, तो वहाँ पे कम से कम ब्राइटनेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नियर, तो लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज सफिशिएंट इनफ टू फॉर्म अ इमेज। लेकिन टेलीस्कोप कहाँ यूज करते हो? टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। अब जब ऑब्जेक्ट दूर है तो ज़्यादा लाइट तो आ नहीं पा रहा है यहाँ तक, तो इमेज बिकम्स फेंट। तो इमेज फेंट नहीं बनना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा लाइट कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करना पड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव इज लार्जर इन साइज एंड आई पीस इज स्मॉलर इन साइज। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? नॉर्मल, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, नॉर्मली तुम टेलीस्कोप कहाँ यूज करने वाले हो? स्टार्स, प्लैनेट्स को देखने के लिए, प्लैनेट्स को देखने के लिए विच आर एट इन्फिनिट डिस्टेंस। तो ये नॉर्मल बात है। कोई कोई टेलीस्कोप यूज कर लेते हैं कुछ आजू बाजू के बिल्डिंग को देखने के लिए, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, नहीं, वो दूसरा इक्वेशन डिराइव करना है। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू द थ्योरी हियर। तो नॉर्मली यू यूज टेलीस्कोप टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे। इसका मतलब रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एन इमेज एट द फोकल प्लेन। अभी फोकल प्लेन तुमको याद है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, याद है ना फोकल प्लेन? फोकस पॉइंट जिस प्लेन पे होता है वो फोकल प्लेन होता है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। लेकिन वो कब? व्हेन द रेज आर पैराएक्सियल, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। If the rays are not paraxial, they are not parallel to the principal axis, then the image is formed on a plane, और उसी प्लेन, वो प्लेन जिस प्लेन पे फोकस है, मतलब देखो ये पॉइंट फोकस और ये पॉइंट सेम प्लेन पे है क्या? यस। तो जिस प्लेन में फोकस हो उसको बोलते हो फोकल प्लेन। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इमेज है, इमेज, इसका लेंथ से डिस्टेंस कितना बना? अरे व्हाट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनता है? आप तो बोलो ना फोकस। तो ये वी ओ है, वी ओ इक्वल टू क्या है? एफ ओ। और यू ओ क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड, गुड। अब ये जो ए बी इमेज है वो किसने बनाया? वो आई पीस के लिए क्या है? क्या है? इमेज कैसे हो गया? ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इंटेंशनली इस इमेज को, किसका इमेज? ऑब्जेक्टिव ने बनाया इमेज, उसको हम लोग जानबूझ के आई पीस के फोकस पर रख देते हैं। ठीक? जब कौन ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी। और ये ऑब्जेक्ट था, किसके लिए था? आई पीस। और ये क्या है? इक्वल टू क्या है? क्या है? एफ ई है। वेरी गुड। डू यू रिमेंबर ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो व्हाट इज ट्यूब लेंथ? वी ओ प्लस यू ई, लेकिन वी ओ इज एफ ओ एंड एफ ई। तो अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब भी नेक्स्ट टाइम से अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऐसा सुनोगे तो अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही, सिर्फ इस केस में ही L इक्वल्स टू क्या होगा? एफ ओ प्लस एफ ई। अदरवाइज L इक्वल्स टू वी ओ प्लस यूवी, वी ओ प्लस यूवी। तो जब उन्होंने अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला तो वो तुमको बता रहे हैं कि तुमको जो लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला है वो ये यूज करना है। पक्का? क्योंकि नॉट ऑलवेज द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस। ओके, याद रखना है यार। अब इसमें तुमको क्या बोला है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है? 1। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है? 1। और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है? 1.05 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब टेलीस्कोप इज 1.05 मीटर। क्या पूछा है आपको? क्या पूछा है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और क्या पूछा है? हाँ, क्या पूछा है? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। गुड, ठीक है।
तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक तो लिखा ही है मैंने, L इक्वल्स टू FO प्लस FE। और व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप? FO बाय FA की FE बाय FO? FO बाय FO बाय नहीं याद रहे तो सिंपल लॉजिक है, तुमको ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है ना, मतलब इमेज साइज शुड बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, बराबर? तो न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, सिंपल लॉजिक है। बड़ा कौन सा लेंस है? हाँ, तो फिर FO बाय, भूलने का मतलब ही नहीं है यार, याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा, समझा ही नहीं तुमको। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और फॉर्मूला को रटते बैठते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, मत करना। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? अरे अरे FO दिया हुआ है, FO दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? FE। तो FE क्या आएगा यहाँ से? L माइनस FO यूजिंग, नहीं लेंथ है, अभी तो बताया था लेंथ के लिए कन्वेंशन यूज होता है क्या? हाँ, तो मत यूज करो, नहीं तो फिर आंसर गलत कर दो। इधर तो गलत नहीं आएगा क्योंकि FO पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या आता है? पॉजिटिव। व्हाट इज लेंथ? 1.05 मीटर माइनस 1 मीटर, तो 0.05 मीटर, मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया ये, क्योंकि 5 × 10⁻² मीटर आ गया ये, तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि हमने पहले से बोला है कि आई पीस बहुत छोटा है और ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। वेरी गुड। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? माइनस FO बाय FE। FO कितना है? 1। FE कितना है? 5। 1 मीटर था, 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा उसको, कितना लिखोगे? अगर तुमको FO1 लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग डाउन FO as 1 मतलब मीटर में, तो FE भी मीटर में, कितने मीटर में? 5 × 10⁻², या दोनों सेंटीमीटर या दोनों मीटर, तो कितना हो गया? 100/5, तो कितना हो गया? -20। तो ये आंसर भी -20 है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल तो सारे हो गए, अब सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ 9.9 बाकी है, मुझे याद है, आई रिमेम्बर। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 भी बाकी है ना? हाँ, तो याद है, इसको भी पेंडिंग रखो, ये सबसे आखिरी में जाएगा, 9.9 और ये लास्ट में। ये हो गया था, यस। 3 भी हो गया था, यस। 4 भी हो गया था, यस। 5 बाकी है, यस। तो पहले ये सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस में पेंडिंग थी, इसके लिए रख रहा हूँ, वो एकदम ही डिफिकल्ट लेवल हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो योर एनर्जी लेवल गोज डाउन, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो वाले क्वेश्चन मैं आखिरी में रखता हूँ लास्ट लेक्चर में, जस्ट टू कीप यू मोटिवेटेड। ऑलरेडी यहाँ पे कन्वेंशन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, उसी में कन्फ्यूजन है, इसके लिए जो थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन है वो लास्ट में जाएंगे। तो अभी आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 पे, सबका ध्यान यहाँ पे। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इज केप्ट ऑन एन इंक स्पॉट। तो एक इंक का स्पॉट था, उसके ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। A transparent beaker of very thin bottom containing water of refractive index 4/3 up to 8 centimeter is kept on the glass block. अच्छा, good. Calculate apparent depth of the ink spot when seen from outside air. तो पहले अटेम्प्ट में शायद तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, वापस पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर। A glass slab of thickness 2.5 centimeter having refractive index 5/3 is kept on a ink spot. ऐसा इमेजिन कर लो, ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3,
इसको हमने एक इंक स्पॉट पे रख दिया है, इंक का स्पॉट है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। क्योंकि तुम अगर एक इंक स्पॉट के ऊपर ग्लास रख देते हो तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ग्लास के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में। आगे क्या बोला है, अ ट्रांसपेरेंट बीकर, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंट बीकर ऑफ वेरी थिन बॉटम, इसमें भी कुछ मतलब है। वाई वेरी थिन बॉटम, क्योंकि अगर बॉटम थिक होता, देखो क्या है, थिक होता, तो बाय द वे डू यू रिमेंबर जब हम एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट विच इज इन डेंसर मीडियम, उसको हम जब रेयर मीडियम से देखते हैं तो क्या होता है, इट अपीयर्स रेस्ड, वेरी गुड। तो अगर मैंने बॉटम थिक ले लिया होता कंटेनर का, तो जो कंटेनर का बॉटम है वो भी एक बार और उसको रेस कर देगा, मतलब ग्लास तो रेस कर ही रहा है और ये कंटेनर का बॉटम भी क्या करेगा, रेस। तो कंटेनर का बॉटम ने शिफ्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, वेरी थिन बॉटम, मतलब कंटेनर का जो बेस है उसको तुम निग्लेक्ट करो, ऐसा घुमा फिरा के तुमको बोला है, निग्लेक्ट करो, छोड़ दो। अब क्या बोला है, a transparent beaker of very a transparent beaker of very thin bottom containing water, what is reflecting water, 4/3 up to 8 सेंटीमीटर, मतलब पानी कितना भरा, 8 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे इस बीकर के अंदर वाटर है, और कितना वाटर है, 8 सेंटीमीटर तक, कितना है, 8 सेंटीमीटर तक, बराबर। इस केप्ट ऑन द ग्लास ब्लॉक, तो ये बीकर तुमने ग्लास ब्लॉक के ऊपर रखा, बराबर। कैलकुलेट द apparent depth of the ink spot when seen from outside air। अब हमने थ्योरी में जो फॉर्मूला डिराइव किया है पहले, तो वो मुझे देखने दो, तुमको याद है कि नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन, तो व्हाट इज apparent डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है क्या, नहीं तो याद दिलाना पड़ेगा फिर। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ। तो apparent डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, apparent डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक मीडियम है, उसके ऊपर और एक मीडियम है, और हम बाहर से देख रहे हैं, तो अभी एक मीडियम है कि दो मीडियम है, तो एपरेंट डेप्थ जब कैलकुलेट करोगे तो दोनों का कैलकुलेट करोगे कि एक का करोगे, दोनों, राइट। तो क्योंकि पहला मटेरियल भी शिफ्ट कर रहा है इमेज को और दूसरा भी शिफ्ट कर रहा है, तो इस केस में apparent depth, total apparent depth will be apparent depth due to first material जो ग्लास है, प्लस ड्यू टू सेकेंड मटेरियल जो वाटर है, बराबर, पक्का। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था सिर्फ एक मटेरियल की वजह से। अब कितने मटेरियल है, दो है, तो apparent depth, total apparent depth will be apparent depth due to first plus apparent depth due to second, अगर तीन होते तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब रिमेंबर apparent depth का फॉर्मूला तुमने मुझे बताया, मैंने नहीं, तुमने बोला कि apparent depth क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तुमने बताया, वेरी गुड। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ1, और सेकंड मीडियम μ2, बराबर, पक्का, श्योर, 100%। तो पहले के लिए यहाँ पे μ1। व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट मीडियम, व्हाट इज रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट मीडियम, 2.5, that is the thickness of the slab, very good। and what will be apparent depth for second medium, 8 centimeter, very good। तो जो इसका थिकनेस होता है वो ही इसका रियल डेप्थ होता है। तो इसके बाद से मैं रियल डेप्थ को T1 और T2 लिखूंगा, तो रियल डेप्थ इज T1 एंड T2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, T1 बाय μ1, और यहाँ क्या आएगा, T2 बाय μ2। फिर इन दोनों फॉर्मूला से
इन दोनों फॉर्मूला से तुमको मिल जाएगा टोटल एपरेंट डेप्थ. व्हाट इज टोटल एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ ऑफ फर्स्ट प्लस एपरेंट डेप्थ ऑफ, लेकिन व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ फर्स्ट? T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2, तीनों में तो T3 बाय μ3. अब आ जाते हैं गिवन डेटा पे. तो गिवन डेटा में μ1 की वैल्यू कितनी थी? 5/3. T1 कितना था? 2.5 सेंटीमीटर. उसके बाद μ2 कितना था? 4/3 और T2 कितना है? 8 सेंटीमीटर. और तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? क्या बोला है? कैलकुलेट द एपरेंट डेप्थ, मतलब टोटल एपरेंट डेप्थ. इसलिए तो वही फॉर्मूला बना है ना. एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्यों बना रहे हो? पूछा ही वो था तो वही फॉर्मूला बनेगा ना. गुड. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस, हाँ ना, हाँ, गुड. चलो ठीक है. तो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2. T1 कितना? 2.5 सेंटीमीटर. μ1 कितना? 5/3. T2 कितना? 8 सेंटीमीटर. और ये 4/3. बराबर. गुड. लुक, 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा. ये 3 गया ऊपर तो 3/2. How much is 3/2? 1.5 and 6 and 6. तो कितना है ये? अरे कितना है? 1.5 प्लस 6 7.5. देखो आंसर क्या दिया है, 7.5 सेंटीमीटर. आगे डन. अगला क्वेश्चन हो गया ना. तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं तो तुमको जेईई नीट के क्वेश्चन को लगना ही नहीं वाले इसके, बिकॉज दे आर नॉट सो लेंदी. दिस क्वेश्चन आर लेंदी, इसलिए एक लेक्चर में 3 या 4 ही होते हैं. और इफ यू आर एबल टू सॉल्व टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिक्स, इसका मतलब तुम्हारा जेईई नीट अच्छे से होने वाला है. सिंपल जाएगा वो, ज़्यादा बहुत सिंपल जाएगा. हो गया ये. अब अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं बाद में आऊँगा. तो जो क्वेश्चन मैं बाद में बोल रहा हूँ मतलब लास्ट लेक्चर में आऊँगा. दिस क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज अ सेक्शन ABCD. डायग्राम मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ. तो फिगर बिलो शोज द सेक्शन ABCD ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब. तो पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. Instead of drawing the diagram, I'll just take it from the textbook. ये रहा डायग्राम. बड़ बंद कर दो. ओके, तो हियर वी गो. ये आ गया डायग्राम. तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये जो हमारे पास ABCD है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट स्लैब. ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है. दिस अ टाइनी ग्रीन LED सोर्स. ये भी मेरे पास LED लाइट है लेकिन ये रेड है, ग्रीन नहीं है. इन्होंने बोला ग्रीन लाइट है. दिस अ टाइनी ग्रीन LED लाइट सोर्स एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर B. तो B पे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है. अ सर्टन रे ऑफ लाइट फ्रॉम B. इस B में से एक कोई लाइट का रे होगा, वो निकला. सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट नियरेस्ट पॉइंट P. मतलब यहाँ से जो लाइट P पे आया, इसका पता है क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या हो गया इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है ऑन द सरफेस AD. ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड स्ट्राइक द सरफेस CD. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ गया? CD. और CD पे जाके कहाँ स्ट्राइक किया? Q पे, है ना, ऐसा बोला है. एंड स्ट्राइक्स द सरफेस CD एट पॉइंट Q. गुड. डिटरमाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब. इस स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ. एंड डिस्टेंस DQ. और ये डिस्टेंस DQ भी बताओ. द रे एट Q पॉइंट पे जो रे आएगा, देखो रे B से कहाँ गया? P पे क्या हुआ? TIR टोटल. और फिर वो कहाँ गया? Q पे. अब Q पॉइंट पे द रे PQ विल सफर पार्शियल और
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस क्यू पॉइंट पे वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है या पार्शियल होने वाला है। पार्शियल में क्या होता है, कुछ लाइट अंदर आता है, कुछ लाइट बाहर जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि क्यू पॉइंट पे क्या होगा। तो अभी जिनको क्वेश्चन नहीं समझा, मैं वापस एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक क्लास लैब है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो व्हाट वी हैव इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब और उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो थोड़ा डायग्राम पे भी ध्यान दिया करो। उसमें से जो ऊपर ये जो एपी है वो कितना है, 4। यहाँ से एक ग्रीन लाइट बी पॉइंट पे एक एलईडी सोर्स है ग्रीन लाइट का, उसमें से एक रे यहाँ आया, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आया और यहाँ गया बिकॉज ऑफ टी आया। ठीक, आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको पता है, आपको पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। और क्या पूछा है, डिस्टेंस डी क्यू। और क्या पूछा है, और पूछा है व्हाट हैपेंस एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि पार्शियल होगा। At Q, the ray PQ will suffer partial or total internal reflection। तो मैं ऐसा बोलता हूँ what happens at Q, ऐसा पूछा है what happens at Q। देखते हैं। अब जो पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, पहला वाला जो मैंने लिया नहीं, मैंने बोला बाद में लूंगा, वो इसलिए ये समझेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो दैट इज वाई आई हैव केप्ट दैट क्वेश्चन पेंडिंग फॉर दिस क्वेश्चन। गुड। सबसे पहले व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन थे, द रे शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, तो ये जो रे है बीपी ये डेंसर मीडियम में है और ये सरफेस डेंसर और रेयर को क्या कर रहा है, सेपरेट। तो इज द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, यस। कंडीशन नंबर 2, द रे शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सेकंड कंडीशन था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल या उससे बड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन नंबर 1, रे शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यस। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मिनिमम इक्वल टू क्रिटिकल, मिनिमम कम से कम क्रिटिकल, क्रिटिकल से कम एंगल हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट, रे बाहर जाएगा। और अगर क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, होगा ना, यस। तो मैं इसको फिलहाल क्रिटिकल मान लेता हूँ, आईसी मान लिया, मान लिया आईसी। क्या चाहिए, म्यू, क्या चाहिए, म्यू। अब आते हैं हमको जो चाहिए उसके फॉर्मूला बनाएंगे। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, मतलब साइन IC इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, मतलब म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। तो अगर मुझे साइन IC मिल जाता है तो मुझे म्यू मिल जाएगा। तो आपको पहले साइन IC फाइंड करना पड़ेगा, करेंगे। फिर क्या पूछा है, डी क्यू। चलो ठीक है, वो डी क्यू का फॉर्मूला बनेगा नहीं, वो बाद में देखेंगे। नाउ लेट अस डायरेक्टली गो अहेड विद सॉल्यूशन। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, बहुत सारा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, a ray of light travels in a straight line in a uniform and मतलब in a homogeneous and isotropic medium. A ray of light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium। मतलब जब तक मीडियम चेंज नहीं होता या तो मीडियम में कुछ चेंज नहीं होता तब तक लाइट सीधा चलता जाएगा। टू rays of light can intersect each other without affecting their path। तीसरा क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे, पहला क्या था, द इंसिडेंट रे
the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. उसमें दूसरा कौन था? Angle of incidence equals to angle of reflection provided reflection is in the, बस मुझे यही सुनना था तुमसे. Angle of incidence equals to angle of reflection. तो ये IC है angle of incidence, ये reflection angle है, तो ये भी कितना है? That's what I wanted to know. Good. And do you know alternate ये भी क्या हो गया? IC. alternate क्या हो गया? IC. 90 बराबर. Good. Sure. So if you see these two triangles, triangle ABP and triangle DQP, so from triangle या फिर in triangles ABP and DQP, what do you see? What do you notice? राइट एंगल तो है ही, वो तो है. दो एंगल सेम है, एंगल ए और एंगल डी. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी सेम है, और एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम है. और व्हाट एल्स? सिमिलर. वेरी गुड. सिमिलर ट्रायंगल्स है, सही है. बट ये दोनों एंगल्स का भी क्या स्टोरी है फिर? सेम है. सेम है. ये टोटल एंगल कितना है? 90. और ये कितना आ गया फिर? और ये 45 कहाँ से आ गया? 90 माइनस IC. चलो वो नहीं भी लिखता हो तो भी काम होने वाला है. तो these two triangles are similar. Therefore triangle ABP and triangle DQP are similar. Similar triangles. वो सिमिलर ट्राइंगल्स को तो मैं यूज करने ही वाला हूँ, वो मैं बाद में करूँगा. पहले मुझे म्यू फाइंड करने दो. तो ये जो हमने लिखा, ये हमको काम में आना ही है, तो इसको तो हम यूज करेंगे ही. लेकिन उससे पहले लेट अस फाइंड आउट म्यू. म्यू कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज म्यू बाय फॉर्मूला? कौन साइन IC का? मुझे साइन IC में तो मेरा काम हो जाएगा. IC UC IC. What is sine of any angle? Which side upon which side? Opposite upon. अच्छा, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें अपोजिट, IC का अपोजिट कौन है? AP, और हाइपोटेनस कौन है? BP. तो फ्रॉम ट्राइंगल ABP you have sine of IC equals to अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी से को हाइपोटेन्यूज पता नहीं, लेकिन पता लग जाएगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है. तो इट इज BP स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना. तो इट इज BA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर. AP स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. हाउ मच इज AP? 4. हाउ मच इज BA? 3, क्योंकि वो 3 तो ये भी 3. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 मतलब 25. 25 तो कितना हो गया? 5. तो 5 सेंटीमीटर आ गया. अब साइन IC मिल जाएगा, तो यू विल गेट साइन IC. व्हाट वाज साइन IC? AP अपॉन BP. AP था ना, वो AP था. व्हाट इज AP? AP कितना है? 4. और BB कितना है? 5. राइट. 4/5. तो व्हाट इज म्यू? म्यू क्या था? 1 अपॉन साइन IC था. तो म्यू था 1 अपॉन साइन IC, तो 1 अपॉन 4/5. तो कितना आ गया? 5/4 मतलब 1.25. हो गया पहला पार्ट खत्म. अब क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है वो जो दूसरा साइड है DQ. वही तो फाइंड करने के लिए हमने ये सिमिलर ट्राइंगल वाला स्टोरी देखा था. हाँ, वेरी गुड. तुमने बता तो दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, पर सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज पता है तुमको? साइड्स आर इन रेशो. ओके, तो साइड्स आर इन रेशो मतलब क्या लिखोगे बताओ? BA अपॉन DQ मतलब QD इक्वल्स टू
इक्वल्स टू AP और DP, इक्वल्स टू AP और DP, बस इतना ही जरूरत है। तीसरा लिखो मत लिखो, डजंट मैटर, तीसरा तुमको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। तीसरा मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, क्या फाइंड करना है तुमको? DQ फाइंड करना है ना, तो देयरफॉर DQ इक्वल टू BA यस इनटू DP अपॉन AP, सही है, गुड, बराबर, यस। व्हाट इज BA? हाउ मच इज BA? 3, BA कितना है? 3। हाउ मच इज DP? DP कितना? 2, क्यों 2? क्योंकि ये 6 है, उसमें से ये 4 है, तो फिर ये बचा हुआ कितना है? 2, तो ये 2 है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, गुड। तो ये आ गया आपका 2। व्हाट इज AP? AP 4, AP इज 4, तो 1 जा एंड 2 जा, तो कितना हो गया? 1.5। आगे ये हो गया सॉल्व, और वेरीफाई करते जाओ क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो पहले में 5/4 आया क्या? फिर ये 1.5 आया क्या? यस। अभी आखिरी चीज, Q पे क्या होगा? Q पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कंडीशन क्या है? एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सही है। तो पहले तुम अभी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करो, जो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास साइन IC था, कितना था? 4/5, ठीक। 4/5 मतलब 0.8, 4/5 मतलब 0.8, 8/10 है ना ये। और यू नो यू मे यूज द अप्रोक्सीमेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है, आखिरी में लिखा हुआ है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? Angles of the most popular Pythagorean triangle of sides in the ratio 3:4:5 are nearly 37, 53 and 90। अब मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन था कि ये जो पॉपुलर पाइथागोरस ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 37 है दूसरा 53 है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको साइन 37, साइन 53, कॉस 37 और कॉस 53 पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, नहीं कोई बात नहीं, इसके लिए तो फिर कैलकुलेटर है ना बताने के लिए। 53, यहाँ ध्यान दो, 37 का साइन कितना आया? वेरी गुड, बराबर। 53 का साइन 0.79 मतलब 0.8, तो व्हाट इज साइन ऑफ 53? साइन ऑफ 53 0.8, साइन ऑफ 53 0.8, तो साइन ऑफ IC की वैल्यू 0.8 आने का मतलब क्या होता है? IC की वैल्यू कितनी हो गई? 53, तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल 53, क्रिटिकल एंगल 53, वेरी गुड। अब Q पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। किस पे? और एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, विद रिस्पेक्ट टू, तो पहले तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लो, कर लिया ना, और ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको थीटा बोलते हो। क्या बोल दिया मैंने? और ये लाइन नीचे स्ट्रेच कर लिया, तो ये और एक ट्राइंगल बन गया क्या? उसमें ये एंगल 90 हो गया क्या? तो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180। इसका मतलब तुम बोल रहे हो IC प्लस इक्वल टू 180। सो देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम यू आर टेलिंग मी, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने बोला IC प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना, तो थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 90 माइनस IC, तो 180 माइनस 90 कितना? 90, और IC की वैल्यू कितनी आई? 53, 37। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस Q पॉइंट पे कितना बना, और क्रिटिकल एंगल कितना है? तो TIR होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन
critical angle. Therefore, at point Q, angle of incidence theta is less than critical angle. Therefore, the ray will suffer total ki partial. So ray will suffer partial reflection. हो गया क्वेश्चन खत्म. So that's it for today.